हेलो बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम में आपकी ये पुस्तक है अनमोल वचन, जिसमें नैतिक शिक्षा और सामान्य ज्ञान दोनों ही हैं। तो मैं अजय सर आपको ये मॉरल वैल्यू और जीके दोनों पढ़ाऊँगा। तो आज आपका जीके का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर है बेटा जंतु जगत, ये है सामान्य ज्ञान खंड 2। तो पहले सामान्य ज्ञान, फिर बाद में मॉरल वैल्यू। तो ये आपके सामने 13 क्वेश्चन है, देखिएगा। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके ऊपर का जबड़ा चलायमान होता है? तो इसका आंसर है गोरिल्ला। ऐसा कौन सा सरीसृप है जो कि सतह पर बैठता है उसी के अनुसार अपना रंग बदल लेता है? इसका आंसर होता है बेटा गिरगिट। ऐसी कौन सी मछली है जिसके 4 दिल, 1 नाक, कोई जबड़ा नहीं और ना ही पेट होता है? इसका नाम है हैगफिश। फोर्थ है, ऐसा वैसे तो ये सारे सीरियल से ही हैं लगे हुए, सिंपल हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर का बाहरी आवरण बहुत कठोर होता है? तो ये है बच्चों एलिगेटर। एलिगेटर का मतलब घड़ियाल या मगरमच्छ। कौन सा जीव देवी दुर्गा के वाहन से प्रसिद्ध है? देवी दुर्गा के वाहन से प्रसिद्ध है उल्लू। पर मुझे लगता है ये उल्लू इसमें दिया हुआ है, मुझे लगता है उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है। माँ दुर्गा का वाहन तो सिंह है, शेर है, पर उल्लू जो है माँ लक्ष्मी का वाहन है। तो जैसी बुक कह रही है बेटा वो करना पड़ेगा, पर आप समझ लेना लक्ष्मी जी का वाहन है। ऐसा कौन सा जीव है जो कि यदि अपने शरीर का 40% जल समाप्त कर ले तभी जीवित रहता है? उसे कहते हैं ऊँट। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके सर पर असंख्य वायु छिद्र होते हैं, जिन्हें डाइपोल कहा जाता है? हाथी। ऐसा कौन सा जानवर है जो हर सुबह से शाम तक गर्जना करता रहता है? शेर। कौन सा सरीसृप रेत पर निशान छोड़ते हुए रेगिस्तानी हवाओं के साथ उड़ता है? तो ये है सैंड वाइपर, सांप। नंबर 10, सबसे बड़े प्रकार का हिरण कौन सा होता है? बारहसिंगा। किस प्रकार के जानवर में सर्वाधिक पसलियाँ होती हैं? सांप। कौन सा जानवर यूकेलिप्टस की पत्तियों पर रहता है? कोआला। कौन सा जानवर जो अपने सिर पर एक वृत्त के आकार का बना लेता है? सिर एक वृत्त के आकार का बना लेता है, यह मोलस्क। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर आपके सामने देशांतर करने वाले जंतु। देशांतर का मतलब है भ्रमण करने वाले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले। देशांतर वह क्रिया है जिसमें इंसान, पशु, पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं, देशांतर कहते हैं उसे। फर्स्ट है ये ताजे जल की नदियों में पैदा होती है तथा महासागर में यात्रा करती है। जहाँ ये वयस्क होती है वे अंडे देने के लिए उसी ताजे जल की नदियों में आ जाती है जहाँ से ये पैदा हुई थी। इसका नाम बेटा सॉल्मन फिश। बहुत फेमस फूड है ये साल्मन फिश, महंगा और फेमस फूड। उसके बाद है ये शरद ऋतु में, सेकंड ये शरद ऋतु में यूरोप में ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है। ऊंचे स्थानों पर पाया जाता है यूरोप में, और जब पहाड़ी धाराएं जम जाती हैं तो ये बड़ी संख्या में नीचे आ जाते हैं। ये है वाइट डिपर पक्षी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है यूरोपियन ईल, एक सांप के आकार की मछली है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में पाई जाती है। क्षेत्र सरगोसा सागर कहलाता है। इसके लार्वा 3 सालों में यूरोपीय तट पर पलायन कर जाता है। बड़ा होने पर धारा के विपरीत चलते हुए अंतर्देशीय जल में चला जाता है, अंतर्देशीय। इसका नाम है बच्चों ईल फिश, ये भी बहुत फेमस है। नंबर 4 ये देशांतर करने वाले पक्षियों में सर्वोत्तम है। प्रत्येक पतझड़ में ये अपने निवास स्थान से अटलांटिका चला जाता है। ये वसंत में आर्कटिक में वापस आ जाता है। ये यात्रा 35,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा हो सकती है। इसका नाम है आर्कटिक टर्न, इस पक्षी का नाम। नेक्स्ट है 5, ये एक सरीसृप है तथा इसमें देशांतर के लिए विशेष ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। वैज्ञानिकों ने इसके सिर पे एक अद्भुत पदार्थ की खोज की थी जो एक दिशा सूचक यंत्र की भांति कार्य करता है। इसका नाम है बेटा हरा कछुआ, ग्रीन टर्टल। नंबर 6, ये कुतरने वाले छोटे जंतु हैं। ये भोजन की कमी
होने पर बड़े बड़े समुदायों में देशांतर करते हैं। चरागाह जंगल नगर से गुजरकर एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ये है लेमिंग्स। नेक्स्ट लेसन 3 है उड़न विहीन पक्षी। ये पक्षी बहुत भारी होने के कारण उड़ नहीं पाते, पर फिर भी पक्षी वर्ग में तो आते ही हैं। विश्व के विभिन्न स्थानों में पक्षी पाए गए पक्षी जोड़ नहीं पाते, इन्हें नाम से पहचानिए। ये है बच्चों पेंगुइन, ये है शुतुरमुर्ग, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बाकी ये सब एक जैसे लगभग है। ये है रीहा, ये है कीवी, इसे पहचानिए। ये है कसोवरी, कहते हैं इसे कसोवरी, और ये है एमू। ये 6 प्रकार के बर्ड हैं, ये भी पक्षी कहलाता है। ये उड़ नहीं सकते, पक्षी वर्ग में ही आते हैं। चैप्टर 4 कीटों की दुनिया। तिलचट्टे की श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? बेसोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट एपीकल्चर के अंतर्गत कौन से कीट पाले जाते हैं? मधुमक्खियाँ एपीकल्चर में पाली जाती हैं। ये संसार का सबसे भारी कीट है। कौन सा कीट सबसे भारी है? तो गोलियत भृंग। नंबर 4 है घरेलू मक्खियों के लार्वा में क्या कहते हैं? मिगट। नंबर 5 निम्न में से कौन सा कीट अपने विकास काल के दौरान रूपांतरण नहीं दर्शाता है? तितली। नंबर 6 विश्व का सबसे छोटा ज्ञात कीट कौन सा है? इसका नाम है बच्चों फीदर विंग्स भृंग। संसार में टिड्डा की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो बच्चों होता है इसका 6। निम्न में से कौन सा कीट प्रत्यक्ष बच्चों को जन्म देता है? कीट है बिच्छू। कौन सा एकमात्र ऐसा कीट है जो अपने लिए वातानुकूलित घर बनाता है, एक कंडीशन घर बनाता है? वो है मधुमक्खी। लास्ट है मधुमक्खियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। इस नाम से पूरा विश्व जानता है, तो वो साइंटिफिक नाम कहलाते हैं मस्का डोमेस्टिका। ठीक है बेटा, तो ये 4 आपके जीके के लेसन हो गए। उसके बाद हम मोरल की तरफ पढ़ते हैं। अनमोल ज्ञान में पहला चैप्टर आता है कोशिश करने वालों की। मॉरल वैल्यू में कोशिश करने वालों की, तो ये पोएम पढ़ेंगे, बहुत प्यारी सी पोएम है, सुनिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत प्यारी पोएम है, बहुत प्यारी पोएम है। नेक्स्ट पोएम में नेक्स्ट चैप्टर है बेटा ज्ञान की दान की पात्रता, कि किसे ज्ञान दिया जाए, किसे दान दिया जाए, किसे ज्ञान देने से फ़ायदा होता है, किसे ज्ञान दान नहीं दिया जाए। ठीक है, सुनिए ध्यान से। हमारे देश में एक से बढ़कर एक दानवीर हुए जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। स्वर्ण अक्षर मतलब सोने के अक्षरों से लिखा गया है। उनमें से महर्षि दधीच, राजा हरिश्चंद्र, राजा हर्ष, राजा शिवी और दानवीर कर्ण है आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने अपने प्राणों को संकट में डालकर भी दान दिया। धन्य है वह माँ जिन्होंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया और वह मातृभूमि जिस पर इन्होंने जन्म लिया। महर्षि दधीच के त्याग और बलिदान से कौन परिचित नहीं, जिन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय के लिए वज्र बनाने के लिए योग विद्या से अपने शरीर से प्राण निकालकर अपनी अस्थियां दान की थी।
इंद्र को। ऐसा त्याग और बलिदान संसार में विरले व्यक्ति ही करते हैं। राजा हर्षवर्धन अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। कई बार उन्होंने अपने राजसी वस्त्र तक दान में दे दिए थे और फिर अपनी बहन से वस्त्र मांगकर पहने थे। राजा हर्षवर्धन के बारे में एक चीनी पर्यटक हुएनसांग ने कहा था, हर्ष बहुत ही दानशील और उदार राजा थे। उन्होंने अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ, किसी भी परिस्थिति में किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। वह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजा हरिश्चंद्र ने तो अपना संपूर्ण राज्य दान में दे दिया था और दक्षिणा चुकाने के लिए उन्हें स्वयं को और अपने परिवार को बेचना पड़ा। उन्होंने अनेक कष्ट सहे, परंतु दान की महिमा कायम रखी। दानवीर कर्ण की तो बात ही क्या, उन्होंने पहले अपने जीवन रक्षक कवच कुंडल दान में दे दिए, फिर घायल अवस्था में एक मजबूर व्यक्ति को दांतों पर लगे हुए सोने के मेख पत्थर को तोड़कर दान में दे दिया। ठीक है, कितने महान थे ये दानी लोग। कितना त्याग और बलिदान समाहित था इनमें। पृथ्वी पर जब तक जीवन रहेगा तब तक इनका नाम अमर रहेगा। परिवर्तन सृष्टि का एक अटूट नियम होता है, यह किसी के रोके नहीं रोकता। परिवर्तन नियमानुसार होता है। आज दान का स्वरूप बदल रहा है। दान मानव कल्याण और धर्मार्थ के लिए न होकर इसके नाम पर संग्रह या दुरुपयोग के लिए हो रहा है। आजकल दान की महिमा पहले की तरह पारदर्शिता पूर्ण नहीं है। एक बड़ी प्रचलित पुरानी कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसका आशय यह है कि एक गंदा आदमी महान पुरुषों के आदर्शों को महत्वहीन करने की कोशिश करता है, परंतु इस क्रिया में समाज में आंशिक बदलाव आता है। समाज में पारदर्शिता नहीं बनी रहती। अब समय बदल चुका है। रीति रिवाज, आदर्श, व्यवहार, कहावतें आदि सभी कुछ बदल रहे हैं। पहले एक मछली तालाब को गंदा करने वाली कहावत थी। अब 99 मछलियां तालाब को गंदा करने वाली कहावतें हैं। अब उस एक पवित्र मछली को कैसे पहचानेंगे? किस पारखी नज़र से समाज के उस आदमी को पहचानेंगे कि ये व्यक्ति दान का सही उपयोग करेगा? दान तो सुपात्र को देना चाहिए, क्योंकि सुपात्र ही उसका सदुपयोग कर सकता है। आजकल दान लेने वाले अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। उनमें से अधिकतर दान के पैसों से ऐशो आराम कर रहे हैं, दिन रात दान के पैसों का संचय कर रहे हैं। दान के पैसों को मानवता, धर्म, परोपकार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे दान की महिमा अधिक परिपक्व होकर मानवता का उत्थान कर सके। दान समाज की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। दान कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राणदान, शिक्षादान, अर्थदान, अन्नदान, श्रमदान आदि। सभी का अपनी अपनी जगह विशेष महत्व है। पुराने समय में एक राजा थे। वे दिन के आगमन पर ही हजारों लोगों को भोजन कराते थे। ऐसा करने से भोजन करने वाले लोगों की भीड़ में वृद्धि हो गई। लोग भोजन करते और राजा को धन्यवाद देकर चले जाते। एक दिन राजा परलोक सिधार गए। राजा के बाद उनके पुत्र ने भी इस परंपरा को जारी रखा। एक दिन उसके दरबार में पूर्वजों की आत्मा से बात करने वाला एक व्यक्ति आया। राजा ने कौतूहलवश उस आदमी ने अपनी पिता की आत्मा से बात कराने के लिए पूछा। जैसे ही पिता की आत्मा प्रकट हुई, राजा ने अपने पिता की आत्मा से पूछा, पिताजी आप स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? पिता की आत्मा ने कहा, बेटा मैं स्वर्ग में नहीं नरक में हूँ। इतना कहकर आत्मा अंतर्ध्यान हो गई। पिता की बात सुनकर बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस व्यक्ति से पूछा, पिताजी तो प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन कराते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, आपके पिताजी जिन लोगों को भोजन कराते थे उनमें ऐसे नवयुवक भी भोजन करने लगे जो हट्टे कट्टे थे। धीरे धीरे वे आलसी हो गए, जिससे उनका पतन हो गया। इसी अपराध के कारण वे नरक का जीवन भोग रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर राजा के पुत्र ने
वर्षों से लोगों को भोजन कराने की चली आ रही परंपरा को तुरंत बंद कर दिया। बच्चों, उपयुक्त बात से स्पष्ट होता है कि जरूरतमंद को ही दान देना चाहिए। निठल्लों निकम्मों को दान देने का कोई औचित्य नहीं है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है और वे दान दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को दान नहीं देना चाहिए। दान देने की पात्रता को समझना चाहिए। जीवन का मूल्य, दान सदैव सुपात्र को ही देना चाहिए। सदैव सुपात्र को ही देना चाहिए। तो वैसे तो बेटा बहुत सरल है ये। 2 चैप्टर आपके हो गए, 4 चैप्टर जीके के हो गए, 2 चैप्टर इसके हो गए। बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी जितना होगा मैं आपको एक्सरसाइज कर दूंगा, बाकी कुछ काम आप अपने आप कर लीजिए। एक्सरसाइज में बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। आप पूरे चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो उसे अच्छे से आप पेपर में जो भी कुछ आएगा आप कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो इसके साथ मैं इसकी सोल्यूशन की पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, थोड़ा आप करना, ज़्यादा मैं हल करके दे दूंगा, थोड़ा आप कर लेना। ठीक है, ओके बच्चों। फिर और आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे, 25 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो सभी बच्चों को एग्ज़ाम की, परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक दिन शायद मेरी वीडियो आपको और आएगी। तो परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। बहुत अच्छे से पेपर करना आप। ओके बच्चों।